हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूं मैं आपके सामने लिपिड पार्ट 5 लेकर। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलिसिस, हेलोजिनेशन, रैंसिडिटी एंड इमल्सिफिकेशन। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स की चर्चा करते हैं। आप लोग शुरू से जानते भी होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है फैट्स एंड ऑयल्स के। एट रूम टेम्परेचर फैट्स आर सॉलिड वाइल ऑयल आर लिक्विड। रूम टेम्परेचर पर जो फैट होता है वो सॉलिड होता है, जबकि ऑयल लिक्विड के कंडीशन में पाया जाता है, और ये पाया जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन कंडीशन। insoluble in water and soluble in organic solvents. Actually, fats and oils are insoluble in water and soluble in organic solvent. Organic solvents ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो हमारे सामने होते हैं, ईथर है, बेंजीन है या क्लोरोफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जिसमें कि कार्बन पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। वैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फैट्स एंड ऑयल सॉल्युबल होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ फैट्स आर हायर देन ऑयल। क्योंकि जो ऑयल के कंडीशन में सैचुरेशन कम होता है, अनसैचुरेशन ज़्यादा होता है, यानी कि डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है और आगे भी इसकी चर्चा होगी। जब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो समझ में आएगा कि किस लिए इसका मेल्टिंग टेम्परेचर फैट का हायर होता है ऑयल के कंपैरिजन में। फैट्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हीट का बैड कंडक्टर होता है, और यही कारण होता है कि ये हमारे बॉडी से एनर्जी को बाहर, यानी कि हीट को बाहर रिलीज होने नहीं देता है। ये इंसुलेशन का काम करता है, तो ये बैड कंडक्टर होता है फैट्स का, हीट का। अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल सोज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो हमने ओलेइक एसिड में एग्जाम्पल देखा था, ओलेइक एसिड जो सिस पोजीशन, सिस आइसोमर्स को दिखाता है, और एक होता है इलायडिक एसिड। इलायडिक एसिड जो कि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स होता है, और ये सिस ट्रांस आइसोमर्स होता है। एलाइडिक एसिड ट्रांस आइसोमर्स होता है, जबकि ओलेइक एसिड सिस आइसोमर्स होता है। और सिस आइसोमर्स में ही जो हमारा फैट और ऑयल है वो ज़्यादा पाया जाता है, जबकि ट्रांस आइसोमर्स ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी कि अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल सोज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके देखते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोलिसिस। जैसा कि हमने बताया था कि हाइड्रोलिसिस में जब फैट या ऑयल्स का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बनता है। यहाँ हम देख सकते हैं एक ट्राइपामिटीन है या ट्राइपामिटीन फैट है, और ये ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल और पामिटिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल को जनरेट करता है ऑन हाइड्रोलिसिस। यहाँ आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये ट्राइपामिटीन, यहाँ कार्बन 15 और एक कार्बन 16 कार्बन कंपाउंड है, और 16 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ जो फॉर्मूला पर बैठा हुआ है वो CnH2n+1 पर है। 15 दूना 30 + 1 31, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये ट्राइपामिटीन में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो इस कारण से ये सैचुरेटेड कंडीशन में आता है कि ये सैचुरेटेड फैट है। इस फैट में यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब लाइपेज का प्रेजेंस में वाटर दिया जाएगा, यानी कि वाटर 2 पार्ट्स में टूट जाता है, वाटर हाइड्रोक्सिल एंड प्लस हाइड्रोजन, ये 2 पार्ट्स में टूटेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
यहाँ से देखिए इस जगह पर सॉरी यहाँ CH2CH इस तरीका से, ये जो CH2CH है यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सभी के साथ एक एक OH जुड़ गया है। और ये जो H है ये H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तीनों में एक एक H जुड़ेगा, क्योंकि एक अलग कंपाउंड है C15H31COO। यहाँ पर आप देखें C15H31COO और ये H जुड़ गया है। क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल है पामिटिक एसिड का, इसलिए यहाँ 3 हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो हम इस तरीका से देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद, और ये हाइड्रोलिसिस लाइपेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और इसमें वाटर का यूज होता है और एक ग्लिसरॉल और पामिटिक एसिड बनाता है। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल बनता है और पामिटिक एसिड का 3 मॉलिक्यूल बनता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइपामिटीन, या सिंपली कह सकता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइपामिटीन फैट गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस, और आपको वहां ऑप्शन में दिया जा सकता है 1 ग्लिसरॉल 3 पामिटिक एसिड, 2 ग्लिसरॉल 1 पामिटिक एसिड, इस तरीका से ऑप्शन चेंज करके दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइपामिटीन या फैट 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का देगा और 3 मॉलिक्यूल पामिटिक एसिड का देगा। इस चीज को हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है फैट्स एंड ऑयल्स का, वो है हमारा कि जब ये हाइड्रोलिसिस हम करते हैं तो वहां पर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे थे वाटर के प्रेजेंस में, और अगर जो हाइड्रोलिसिस होगा अल्कलीज के प्रेजेंस में, अगर मान लीजिए कि हम अल्कलीज देते हैं, यहाँ पर एक्सेस ऑफ अल्कलीज के प्रेजेंस में, जो यहाँ देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH है, अगर अल्कलीज का प्रेजेंस होता है उस कंडीशन में जो हाइड्रोलिसिस होगा, तो जो मॉलिक्यूल हमारा बनेगा वो क्या होगा, वो हमारा जो फैटी एसिड बनेगा वो फैटी एसिड उस अल्कली से रिलेटेड होगा, यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम का फैटी एसिड बनेगा, फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, और ये हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक फैट मॉलिक्यूल है, और ये फैट मॉलिक्यूल एक्चुअली ये जो R देख रहे हैं ये अल्काइल ग्रुप है, इस पर इसका कुछ भी ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए C15H31 ये हो सकता है, या C15H अगर सैचुरेटेड हो जाएगा तो यहाँ से घट जाएगा, और 29 हो सकता है। तो इस तरीका से ये एल्काइल ग्रुप अलग अलग इसमें होता है। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से ये मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो ये NaOH जहां वहां पर वाटर था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम देगा एंड OH देगा। तो ये सोडियम एंड OH, ये जो सोडियम है ये सोडियम जाकर के जुड़ेगा इसके साथ, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके जुड़ेगा यहाँ पर। तो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर NaOH का यूज होता है, और यहाँ आप देखिए कि 3 OH यहाँ जुड़ गया है, और इससे हमको ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल मिला है। उसी तरीका से RCON जो आप यहाँ देख रहे हैं सोडियम साल्ट का जो फैटी एसिड है, तो ये सोडियम साल्ट में सोडियम जुड़ गया है। अगर यहाँ पर KOH होता तो इस जगह पर K जुड़ जाता, यानी कि 3RCOOK हो जाता। तो हम जो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम या पोटेशियम का साल्ट बनता है, तो इसी प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, और अगर हम बात करें तो इसको हम सोप कहते हैं। यानी कि ये जो सोडियम साल्ट जो बनता है फैटी एसिड का, इसी को सोप कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सैपोनिफिकेशन इज ए प्रोसेस, या सैपोनिफिकेशन इज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ फैट और ऑयल बाय अल्कलीज लाइक NaOH और KOH। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैपोनिफिकेशन क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सैपोनिफिकेशन जब फैट और ऑयल का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है अल्कली के द्वारा, तो हमको ग्लिसरॉल एंड सोप मिलता है, और इसी प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अगले प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज है वो है हाइड्रोजिनेशन।
ये हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? इस हाइड्रोजिनेशन के द्वारा वेजिटेबल घी और मार्गरीन प्रोड्यूस्ड होता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले आपको कार्बन की संख्या को ध्यान देना है। यहां देखिए C17H33 है। C17H33 का मतलब हो गया कि ये जो फॉर्मूला है CnH2n-1 COOH इस पर जुड़ा हुआ है। अगर यहां से हम बात करें, इसको फैटी एसिड अगर यहां ध्यान दें तो ये जुड़ा हुआ है CnH2n-1 COOH, ये आप देख रहे हैं। यानी कि यहां इसमें कहीं ना कहीं आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और ये जो ट्रायोलीन का केस है, एक्चुअली ये यहां पर देखिए C17 और एक तो 18 कार्बन है, 18 कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड इसके केस में पाया जाता है और यही कारण है कि ये वाइल के रूप में प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जब डबल बॉन्ड ज्यादा प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेशन का केस ज्यादा होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो इसको हम डिलीट करते हैं और आगे चलते हैं। इस मॉलिक्यूल में जब एक्सेस हाइड्रोजन दिया जाता है निकेल के प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पर, जब एक्सेस हाइड्रोजन दिया जाएगा तो यहां पर ये जो C33 है, आप यहां पर देखें, यहां पर ये H35 में कन्वर्ट हो गया। C17H33 C17H35 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो हमारा फॉर्मूला पर सेट हो रहा है CnH2n+1 COOH, यानी अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ये हमने जब शुरू किया था तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड था, यानी ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, यानी इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसलिए ये जो है जिसको हम कहते हैं स्टीयरिक एसिड का केस कह सकते हैं, या स्टीयरिक एसिड जो कि सैचुरेटेड होता है, और ये ट्राई स्टीयरीन कहा जाता है इसको। ये सॉलिड फैट हो जाता है, सैचुरेटेड होगा, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये सॉलिड के रूप में प्रेजेंट होगा। और इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी ज्यादा हो जाता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ट्रायोलीन से इसका, ट्राई स्टीयरीन का, तो देखिए कितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इस तरीका से वेजिटेबल घी और मार्गरीन को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जो तीसरा प्रॉपर्टीज है वो है हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजिनोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली आपका देता है एक अल्कोहल या कहिए ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन एलिफैटिक अल्कोहल का 3 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो किसके प्रेजेंस में होता है, आप यहां पर ध्यान दीजिए कि इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्रोसेस थ्रू विच ए फैट और ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल एंड ए लॉन्ग चेन एलिफैटिक अल्कोहल in presence of excess hydrogen pressure and catalyst like copper chromium is known as। तो आपको इस कंडीशन में हाइड्रोजिनोलाइसिस आंसर देना होगा। अब ये देखिए कि ये ट्राई स्टीयरीन एग्जाम्पल है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, जैसे फैट है तो ऑब्वियसली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन है, सैचुरेटेड फैट है, ये सैचुरेटेड फैट है। और जब कॉपर क्रोमियम के प्रेजेंस में 200 ATM पर हाइड्रोजन, एक्सेस हाइड्रोजन दिया जाता है तो ये ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है और ग्लिसरॉल के साथ ही ऑक्टाडेसाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां फैटी एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि फैटी एसिड के बदले ऑक्टाडेसाइल अल्कोहल का, जो कि एक लॉन्ग चेन एलिफैटिक अल्कोहल होता है,
उसका निर्माण होता है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। अगले प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग चलते हैं और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है फैट्स एंड ऑयल्स का वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि जो अनसैचुरेटेड हमारा फैटी एसिड्स होता है उसमें जो अनसैचुरेटेड जहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है उस जगह पर आयोडीन एंड क्लोरीन जा करके लग जाता है और उसको सैचुरेशन कंडीशन में लेकर के आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर जो एग्जांपल में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक अनसैचुरेटेड है कंपाउंड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर आप इसको जोड़ के देखें तो 1 7 एंड 1 8 9 10 एंड 10 एंड 7 17 एंड ये 18। कहने का मतलब है कि यहाँ ये 18 कार्बन कंपाउंड यानी कि ओलेइक एसिड को दिखाता है, चूंकि इसके 9 कार्बन कंपाउंड पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में हम इसको ये जो हैलोजिनेशन होगा, अगर हम इसमें ये हैलोजन आप जानते हैं आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज दैट हमने यहाँ आयोडीन को लिया तो अगर आयोडीन इसमें यूज होता है, आयोडीन अगर इसके डबल बॉन्ड पर जाता है तो इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है अनसैचुरेटेड है। और जाने के बाद यहां पर आप देखें कि इसके डबल बॉन्ड जो ये 9 नंबर और 10 नंबर था वहां पर ये आयोडीन आकर लग जाता है और इस कंडीशन से ये सैचुरेशन के कंडीशन में आ जाता है। तो इसी क्रम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोजन नंबर क्या होता है, कई बार पूछा जाता है आयोडीन नंबर क्या होता है या क्लोरीन नंबर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि हैलोजन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ हैलोजन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ फैट इज नोन एज हैलोजन नंबर। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ हैलोजेंस एब्जॉर्ब्ड बाय फैट इज नोन एज हैलोजन नंबर। अगर हैलोजेंस की जगह पर आयोडीन नंबर पूछा जाए तो केवल हमको हैलोजेंस की जगह आयोडीन डाल देना है। अगर क्लोरीन नंबर पूछा जाए तो क्लोरीन के जगह पर हम क्लोरीन नंबर डाल देंगे और इस तरीका से हम कह सकते हैं कि हैलोजन नंबर या आयोडीन नंबर या क्लोरीन नंबर क्या होता है। तो हैलोजिनेशन के द्वारा जो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है वो हैलोजन को एब्जॉर्ब करता है और सैचुरेशन कंडीशन में ये हमको प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज है फैट्स एंड ऑयल्स का रेंसिडिटी। द प्रोसेस थ्रू विच फैट एंड ऑयल बिकम रेंसिड इज नोन एज रेंसिडिटी। Due to contact with moisture, air, light and heat during long storage, fat and oil develop an unpleasant smell. जनरली आप लोग देखते होंगे कि बहुत दिनों तक अगर आप फैट एंड ऑयल को छोड़ देते हैं, खुला में खासकर छोड़ देंगे, तो वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारे जैसे एल्डिहाइड्स बना सकता है, कीटोन्स बना सकता है, उसका ऑक्सीडाइज अलग ढंग से भी हो सकता है फैट्स एंड ऑयल्स का, और जिसके कारण वो एक अजीब दुर्गंध टाइप का स्मेल डेवलप हो जाता है। उसी अनप्लीजेंट स्मेल को डेवलप होने के प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। रेंसिडिटी का जो मेन कॉज है वो है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। अगर फैट्स एंड ऑयल्स को बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए खुला में तो बहुत सारे एंजाइम्स डेवलप हो जाते हैं और जिसके कारण जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है जो कि फैट्स एंड ऑयल्स को अलग छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ देता है, जैसे कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स और अदर कंपोनेंट्स में, जो कि फैट्स एंड ऑयल्स को रेंसिड होने का एक प्रक्रिया है। तो ये एक इस टाइप से हमारा जो ऑयल एंड फैट्स है वो खराब हो जाता है और एक एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के कारण रेंसिडिटी डेवलप हो सकता है। दूसरा है एयर ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है वो कई बार
कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है रेंसिडिटी होने का। तीसरा कारण है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म कीटोन्स। बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ेंगे। फैटी एसिड सिंथेसिस के बाद बीटा ऑक्सीडेशन को डिटेल में चर्चा करेंगे। होता यह है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, जिसके कारण कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, और कीटोन का जो स्मेल होता है अनप्लीजेंट होता है, जिसके कारण जो हमारा फैट है एंड ऑयल है, जो ऑर्डर उसका जो स्मेल होता है खराब स्मेल करने लगता है। तो इस तरीका से हम देखते हैं जो रेंसिडिटी के मेन कारण है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है, एयर ऑक्सीडेशन है, एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड फॉलोड बाय डीकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म कीटोन्स। अगर रेंसिडिटी को हमको बचाना हो तो क्या करें? रेंसिडिटी से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ऑयल एंड फैट्स में, और ये एंटीऑक्सीडेंट एस्कॉर्बिक एसिड में पाया जा सकता है, विटामिन ई में पाया जाता है, फिनॉल में पाया जाता है। कई बार कंपटीशन में इस तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा एंटीऑक्सीडेंट, एस्कॉर्बिक एसिड, थर्ड ऑन विटामिन ई, एंड इसके बाद फिनॉल दे दिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में कई बार मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाने के लिए आपसे उम्मीद किया जाता है, और आपको इस कंडीशन में आंसर लगाना होगा एंटीऑक्सीडेंट, ना कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई एंड फिनॉल, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई एंड फिनॉल तीनों अगर रेंसिडिटी को रोकता है तो उसका कारण है एंटीऑक्सीडेंट। अब अगर हम टाइप्स ऑफ रेंसिडिटी की बात करें तो जैसे जो कॉज रेंसिडिटी के कॉज हैं, हाइड्रोलिटिक है, ऑक्सीडेटिव है, कीटोनिक है, उसी के आधार पर हम इसको टाइप्स भी बनाते हैं। और रेंसिडिटी के मुख्यतया 3 टाइप्स होता है। एक हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होता है, दूसरा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी होता है, एंड तीसरा कीटोनिक रेंसिडिटी होता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसके कॉज में देख रहे हैं कि किस तरीका से हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होगा। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो अलग अलग फॉर्म में टूट जाता है फैट्स एंड ऑयल्स, और जिसके कारण वो खराब हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो सकता है, और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो सकता है। इन सब के कारण जो फैट्स एंड ऑयल्स है रेंसिड हो सकता है, और वो काम के लायक नहीं रह जाता है, यूजफुल नहीं होता है। जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है फैट्स एंड ऑयल्स का, वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन वास्तव में बड़े साइज के जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल यूनिट में इमल्सिफाइंग एजेंट्स के द्वारा तोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ लार्ज साइज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू ए स्मॉल यूनिट विथ इमल्सिफाइंग एजेंट्स इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और जो कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उसके एग्जांपल्स है बाइल जूस, वाटर, सोप्स, गम एंड प्रोटीन। ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट्स है जो कि इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो इस तरीका से हमने लिपिड के पार्ट 5 को कंप्लीट किया, और जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं और जिसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं, तो आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। The process through which a fat or oil is converted into glycerol and a long chain aliphatic alcohol in presence of excess hydrogen, pressure and catalyst like copper, chromium is known as dash. The process through which a fat or oil is converted into glycerol and a long chain aliphatic alcohol in presence of excess hydrogen, pressure and catalyst लाइक कॉपर, क्रोमियम इज नोन एज डैश। आपके ऑप्शन है हैलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलिसिस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे अगर आपने इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखा है तो। और मैं जल्द ही पार्ट 6 लेकर के आऊंगा। तब तक टेक केयर, थैंक यू।